एवरीवन, फिर से मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं उन्नति एकेडमी चैनल में। और अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका जीव विज्ञान का हिंदी मीडियम का क्लास 12th के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। और ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर का ये खुद ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी का। और ये आपका अध्याय फर्स्ट का है। और ये जो एनसीईआरटी 12th की स्टार्ट होती है वो आपकी स्टार्ट होती है किससे, तो यूनिट 6 से जो होती है वो स्टार्ट होती है। और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका क्या है, जनन वाली चैप्टर है। और जीवों के जनन आपका सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके अंदर एनसीईआरटी के जो आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसी के अंतर्गत जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है वो बखूबी बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करके दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये हमारी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाली है। और एनसीईआरटी का हर एक जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होती है वो आपको करने में सुविधा होगी। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपका क्या है कि जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। जीवों के अंदर जनन क्यों अनिवार्य है। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि जीवों के अंदर जो अगर जनन की बात करें तो अपने भाषा में जानते हैं कि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर संतति की जो जीव के अंदर जो संतति होती है उस जीव के अंदर ऑफस्प्रिंग की जो कंटिन्यूटी होती है उस कंटिन्यूटी को बना के रखने का काम करता है। उत्तर जब इसके देखते हैं तो क्या बोला गया है कि कोई भी जीव अमर नहीं होता, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीव मरते हैं लेकिन प्रजाति की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है। प्रजनन प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है और यह मृत्यु के रूप में हुई जीव और हानि के गौण को यानी एक मेंटेनिटी को बनाने का काम करता है, सेकेंडरी बना देती है। यानी कहने का मतलब जैसा आपका पेरेंट्स है जनक है उसी के समान वो एक नए जीव या प्रजाति को जन्म दी जाती है इस क्रिया के द्वारा। या दूसरी अगर बात करें तो क्या बताया जाता है कि प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नता जीवों को बदले पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाने की अवसर देती है, अर्थात जीवों का क्या करता है, विकास में सहायक देता है। इसलिए कि जीवों के अंदर क्या जनन की आवश्यकता होती है, जनन जरूरी होती है। जबकि अगर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों है। हम ये बात बखूबी जानते हैं कि 2 प्रकार के जनन होते हैं। एक जो आपका होता है वो लैंगिक जनन होता है और एक जो होता है वो दोस्तों अलैंगिक जनन होते हैं। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 प्रकार की जनन की विधि होती है। क्या बताया जाता है कि अगर इसके अंदर का बात करते हैं तो लिखा क्या हुआ है कि जीवों में जनन के लिए लैंगिक विधि को अच्छा माना जाता है। लैंगिक विधि के अंदर हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस जनन के अंदर आपका नर एवं मादा जो है वो अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। अब और जबकि इसके अंदर का अगर बात करें तो एक ही बॉडी के अंदर आपका कौन सी नर और मादा जो है मेल और फीमेल बॉडी जो है वो पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन विधि सबसे अच्छा माना जाता है। इस विधि में विपरीत लिंग यानी 2 अलग अलग लिंग वाले यानी 2 जनक रहते हैं, एक नर एक मादा जो होते हैं वो दोनों आपका क्या रहते हैं, युग्मक जो होते हैं यानी शुक्राणु अंडाणु जो होते हैं उसके संयुग्मन से फ्यूजन से ये जनन की क्रियाएं होती है। और इस संयुग्मन के फलस्वरूप बने जो जैगोट होते हैं, युग्मन होते हैं या जिसे हम जैगोट के नाम से जानते हैं, उससे नए जीव की विकास होती है। युग्मक तथा युग्मजन का निर्माण के समय गुणसूत्रों की जीन संरचना में भिन्नता आ जाने के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होती है। संतति में उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वेरिएशन जैव विकास का आधार होती है और यह भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में भी सफल जीवन यापन के अवसर प्रदान कराती है तथा ये जो होते हैं वो संकर बीज के नाम से या संकर ओज प्रदान करती है, जिससे पर्यावरण के बदलते पर्यावरण में बेहतर जो होता है वो बेहतर ढंग से जीव जो होते हैं वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। जब अगला आंसर इसके अंदर दोस्तों देखने का काम करते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। क्या बात कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि जब इसके अंदर का अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताया गया है
कि क्लोन शब्द का मतलब हम जानते हैं कि एक बॉडी जो होता है वो सेम पेरेंट्स के बॉडी के तरह ही दिखते हैं। अगर जैसा आनुवांशिक रूप से, शारीरिक रूप से जो पहला बॉडी है वो उसकी संतति का भी बॉडी अगर सेम दिखता है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसके अंदर क्या बताया जाता है कि इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री यानी माइटोसिस। समसूत्री विभाजन का मतलब एक समान विभाजन। अगर एक समान विभाजन का बात अगर किया जाए तो क्या बताया जाता है कि जैसा पेरेंट्स का बॉडी रहता है सेम उसी प्रकार से आपका कैसा बॉडी होना चाहिए? संतति का भी होना चाहिए। तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस शामिल होते हैं। अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होती है। आकारिकीय यानी मॉर्फोलॉजिकल तथा आनुवांशिक जेनेटिकली रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्या बताया गया है कि मॉर्फोलॉजिक यानी कि बॉडी के टाइप से, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से अगर वे समान जीव है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। यानी इसका मतलब कि लैंगिक जनन के अंदर, जिसके अंदर क्या बताया जाता है कि नर और मादा जो दोनों एक ही शरीर के अंदर अलग अलग होते हैं, नर और मादा दोनों अलग होते हैं, इसके अंदर क्लोन नहीं बनते। इसके अंदर क्या आता है? आपका विभिन्नताएं जो देखती है वो दिखने का काम इसके अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन के बारे में जब दोस्तों बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप, यानी लैंगिक जनन नर और मादा दोनों अलग अलग रहे, उसके परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? तो जब इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसका आंसर क्या बताया जाता है कि लैंगिक जनन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विपरीत लिंग वाले तथा भिन्न आनुवांशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकताएं होती है। यानी कहने का मतलब नर और मादा दोनों अलग रहते हैं और भिन्न भिन्न आनुवांशिक संगठन, यानी दोनों के जो बॉडी का जो आनुवांशिक संगठन होते हैं वो भी आपका क्या मिलता है? अलग मिलता है। और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक अथवा आपस में भी समरूप नहीं होते। यानी वो पूरा का पूरा अगर कॉपी बोले कि पेरेंट्स के बॉडी का अगर बात किया जाए वो बच्चा एक जैसा हो तो उसमें भी आइडेंटिकल नहीं होते, समरूप नहीं होते। इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है, यही खास मकसद होते हैं लैंगिक जनन के। और यह विभिन्नता युग्मक निर्माण के समय होने वाले कौन सा सूत्रण? अर्धसूत्री। याद रखिएगा कि क्लोन बनने के लिए समसूत्री विभाजन होते थे, जबकि अगर हम इसके अंदर का बात करते हैं, इसके अंदर युग्मक का निर्माण होता तो उस समय अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। और जीन विनिमय यानी जीन एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर का भी इसमें बात आता है। गुणसूत्रों का पृथक्करण तथा युग्मक का यादृच्छिक संलयन यानी रैंडम फ्यूजन के कारण उत्पन्न होता है। ये विभिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल उत्तरजीविता की संभावनाएं प्रदान करती है और लैंगिक जनन प्रायः अच्छे अवसर ही प्राप्त करता है। हानिकारक लक्षण धीरे धीरे इसके अंदर से समिष्टि से विलुप्त हो जाती है, लेकिन पर्यावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लक्षणों का चुना जाना, अच्छा होना या बुरा होना उसके अंदर पर्यावरण पे ही निर्भर करता है। और कुल मिलाकर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर भी प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब पर्यावरण सही होगा तो उससे बनने वाला जो बच्चा का होगा निर्माण वो भी आपका क्या होगा? सही होगा। इस जनन के अंदर ये इसका खास एक मेथड, मकसद देखने को मिलता है। जब अब आगे दोस्त बात करते हैं तो आगे हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे जब बात करते हैं तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे अगर क्वेश्चन का बात करते हैं तो हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन के अंदर का अगर बात करते तो बताया जाता है कि अलैंगिक जनन, कौन सा जनन दोस्तों? अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है। यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के संतति में किस प्रकार से भिन्नता है। जब इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों तो देखिए क्या लिखा था कि अलैंगिक जनन द्वारा बना संतति एक दूसरे और अपने जनक के समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे की और जनकों से क्या होते हैं? समरूप नहीं होते हैं। दूसरा कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति का आकार यानी मॉर्फोलॉजिकली तथा आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समरूप या क्लोन बनती है। इसके विपरीत अगर लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति का अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से देखा जाए तो ये एक दूसरे के समरूप नहीं होते, इसके अंदर भिन्नताएं देखी जाती है, जो कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि लैंगिक जनन की खास मकसद होती है।
अगला क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है कि दोनों के बीच में तो अलैंगिक और लैंगिक जनन के मध्य में जो विभेद स्थापित किए गए हैं, इसके अंदर जो आपको बताया जाता है वो, और कायकी जनन के प्रारूपी अलैंगिक जनन क्यों माना गया है, इसका आंसर जब बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा जाता है। अलैंगिक जनन का मतलब फिर से वही नर प्लस मादा जो होंगे वो आपको एक ही शरीर में देखने को मिलेगा, जबकि इसके अंदर नर और मादा जो होंगे वो एक शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग शरीर में देखने को मिलता है। जब लैंगिक जनन के अंदर का बात करते हैं तो इसमें बताया गया कि इसमें एकल जीव यानी एक ही जीव के अंदर संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। दूसरा पॉइंट इसका कि जनन इकाई कलिका यानी ये जो बडिंग के थ्रू जो होता है, एक बॉडी पार्ट से जो होता है थोड़ा सा बड निकल के टूट के फिर नया होता है, शरीर खंडर बॉडी सेगमेंट से, बीजाणु से, कोनेडिया से, जैम्यूल से आदि के द्वारा ये अलैंगिक जनन होता है। तीसरा पॉइंट कि इसके अंदर युग्मक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कहने का मतलब ना शुक्राणु बनने की क्रिया होती है और नहीं अंडाणु बनने की क्रिया इसमें नहीं होती है। जनन इकाइयों का संयुग्मन यानी मिलना या संलयन नहीं होता। जब भाई शुक्राणु और अंडाणु बनबे न करेगा तो ये हलवा मिलेगा, संयुग्मन इसके अंदर नहीं होता। पांचवां पॉइंट इसका क्या बताया जाता है दोस्तों कि जनन असूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है, यानी अगर n है तो n ही बॉडी का निर्माण होगा, 2n है तो 2n ही होगा, इसके अंदर असूत्री विभाजन जल्दी नहीं देखने को मिलता है। छठा क्वेश्चन की संतति जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए इस वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोन यूज करते हैं। जबकि सातवां पॉइंट बोला गया कि आनुवांशिक विभिन्नता के अभाव में लैंगिक जनन जो होती है वो जैव विकास में सहायक नहीं होती, यानी इसके अंदर डेवलपमेंट भी हमें देखने को नहीं मिलता। जबकि इसी के विपरीत अगर लैंगिक जनन का पहला पॉइंट बोलते हैं तो कोई बात नहीं, इसके अंदर दोनों विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। अगला जनन इकाई के अंदर जो होते हैं युग्मक बनते हैं, यानी शुक्राणु नर युग्मक और अंडाणु बनने की क्रिया जो होती है इसके अंदर देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें कौन सी, तो युग्मक जनन द्वारा युग्मक यानी शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, जनन इकाई के बीच में संलयन होता है, मिलन होता है, फ्यूजन होता है, और जनन अर्धसूत्री तथा समसूत्री विभाजन के द्वारा देखने को हमें मिलती है। संतति मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक दूसरे से जनक से भिन्न होते हैं और आनुवांशिक भिन्नता के कारण लैंगिक जनन जैव विकास में भी सहायक प्रदान करते हैं। जबकि इसका अगला जो पॉइंट था वो था कि कायकी जनन में पौधे की कई कायकी भाग यानी वेजिटेटिव वाला जो पार्ट्स होते हैं वो पौधे से अलग होकर संतति पादप का निर्माण करता है। इन संरचनाओं को कायकी प्रबंध यानी प्रोपेग्यूल कहते हैं, यानी अगर पौधे के शरीर का कोई भाग टूट के मान लिया जाए कि अगर इसके अंदर तना है या पत्ती है या टूट के इससे जो बताया जाता है कि एक नए जीव की निर्माण होती है तो उसे कायिक प्रबंध कहते हैं। इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं। साथ ही कायकी जनन से बनी संतति अकार्यकी यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली गुणों से अपने जनकों के समान या क्लोन होती है तथा इनमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन नहीं होता। कायकी जनन किसका उदाहरण है, अलैंगिक जनन का, यानी पादप के अंदर या पेड़ पौधा के अंदर जो अलैंगिक जनन होते हैं वो आपका किस टाइप का जनन होता है दोस्तों, कायकी जनन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पादप जो है वो अपने शरीर का कुछ भाग को ब्रेक डाउन करके उसी से एक नए जीव का क्या करवा लेता है, निर्माण करवा लेता है। तो इसलिए कि ये कायकी भाग जो होता है ये अलैंगिक जनन के तरह ही कार्य करता है। जबकि सातवां क्वेश्चन का बात करते हैं तो क्या बताया गया है कि कायकी प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण उपयुक्त देके समझाइए। कायकी प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी पादप के अंदर का ही बात चल रहा है और पादप के अंदर का बात चल रहा है तो ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है जिसमें उसका जो संतति का निर्माण होता है वो पौधे के किसी कायकी भाग से यानी वृद्धि भाग से, वेजिटेटिव पार्ट से, रिप्रोडक्टिव पार्ट से टूट के अलग होकर वहाँ पे निर्माण करता है, अतः ये कायकी जनन के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक कायकी जनन पौधे की जो अगर जनन करवाने की जो रूप होता है वो जड़ के द्वारा, स्तंभ के द्वारा, पत्तियों के सहायता से हो सकता है। आलू के अंदर अगर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसके अंदर एक कंद निकलती है, ट्यूबर निकलती है जिसको आँख के नाम से हम अपने भाषा में जानते हैं, वो उपस्थित होते हैं और छोटे छोटे गड्ढे में क्या पाई जाती है, वहाँ पे कलिकाएँ पाई जाती हैं। आलू को बोने पर उसके अपस्थानिक कलिकाएँ जो होती है वो विकसित होकर एक नए पौधा का निर्माण करता है। अदरक के अंदर अगर बात किया जाए तो भूमिगत तथा प्रकंद राइजोम कहलाता है और प्रकंद के प्रबंध संधियों पे स्थित अपस्थानिक कलिकाएँ मौजूद होती है जिसके विकसित होने पे एक नया पौधा बनता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल फोटो के साथ दिया गया कि ये आपका क्या है, एक आलू है। आलू के अंदर ये जो आपका पार्ट दिख रहा है ये आपका उसका क्या है, आइज होता है, आई बर्ड होता है और यही पार्ट जो होता है उसका जर्मिनेटिव पार्ट होता है।
होता है। यहाँ से अगर आलू को काट दिया जाए, 2 भाग में बांट के अगर हम उसको लगा दें तो बताया जाता है कि वहाँ से 2 आलू हमें प्राप्त होती हैं। सेम इसी प्रकार से अदरक के अंदर प्रकंद जो होती है, 2 नोट्स के बीच में बताया जाता है कि वहीं से आपका जहाँ जहाँ नोट्स होता है वहाँ से रूट्स निकलते हैं, और इसके अंदर खासा उदाहरण वाला चीज़ की एडवांटेजियस रूट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अंदर बड देखी जाती है और यहीं से इसका वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, और ये वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं आपके जो कायिकी प्रवर्धन का भाग होता है। जबकि अगर 8वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 8वां क्वेश्चन जो है वो आपका अच्छा क्वेश्चन है, और ये बताया जाता है कि व्याख्या करने के लिए किस किस चरण को, तो किशोराचरण को, प्रजनक चरण को, जीर्णता चरण या जीर्णा अवस्था को। किशोराचरण के बारे में जब बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे जुवेनाइल फेज के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि जो भी जीवधारी होते हैं जो कि लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व यानी मैच्योरिटी होने से पूर्व, यानी कहने का मतलब कि 13-14 जब उसके अंदर युग्मक बनने की क्षमता या 15-16 की जो एज आती है, उस परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित वृद्धि करने की अवस्था से वो गुजरता है। इस पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इसके बाद मतलब लैंगिक जनन करने में वो सामर्थ्य हो जाते हैं। फिर क्या बताया जाते हैं कि इस अवस्था को प्राणियों में किशोराचरण या अवस्था तथा कायिकी अवस्था पौधा के अंदर वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं, और इसकी अवधि विभिन्न जीवों के अंदर भिन्न भिन्न होती है। जबकि रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करते हैं, प्रजनक चरण के बारे में बात करते हैं, तो यानी वो चरण है जब वो प्रजनन करने में सामर्थ्य हो। तो बताया क्या जाता है कि किशोरावस्था अथवा कायिकी प्रवस्था के समाप्त होने पे यानी बचपना समाप्त होने के बाद उसके अंदर ये वाला फेज प्रजनक चरण जो होते हैं स्टार्ट होती है, जिसे हम जनन प्रवस्था के प्रारंभ के नाम से भी जानते हैं। पौधे में यह अवस्था तब स्टार्ट होती है जब उसके अंदर फ्लावरिंग का टाइम आता है, पुष्पन का टाइम आता है, और मनुष्य में ये यौवना आरंभ से इसका प्रारंभ होने लगता है, जिसके अंतर्गत उसके शारीरिक, फिजिकली और मॉर्फोलॉजिकली परिवर्तन आने लगता है। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाते हैं, और यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होता है। अर्थात किशोर चरण वो जीर्णावस्था के बीच का ये अवस्था होता है, और प्रजनन वाले यही अवस्था होते हैं। स्तनी के अंदर बताया जाता है कि मर्चल मेस्ट्रुअल साइकिल चलने लगता है या ऋतुस्राव चलना होता है, और लास्ट में प्रारंभ में इसको हम मेनोपोज के नाम से जानते हैं, जब से उसके अंदर कौन चीज स्टार्ट होता है, प्रजनक चरण स्टार्ट हो जाता है। जबकि अगर हम ओल्ड स्टेज के बारे में, जीर्णता चरण या जीर्ण अवस्था के बारे में बात करते हैं, सेंसिनेट फेज होते हैं, यानी मुरझाने वाला फेज होता है, यानी अब उसका जिंदगी जो है मौत के सिया पे लेटने वाले हैं, वो वाले फेज ये होते हैं। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्ण अवस्था के प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है, यानी जैसे ही वो अपने प्रजनन के आयु को ख़त्म कर देते हैं तो वो जीर्ण अवस्था के अंदर या प्रारंभिक अवस्था जीर्ण चरण का आ जाता है। और इस चरण में प्रजनन क्षमता के साथ साथ उसके अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं मंद होने लगती है, ऊतकों का क्षय होने लगता है, शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, और अंततः जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये जो अगर मुख्य अवस्था बोला जाए तो इसे हम वृद्धा अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन को अपनाया क्यों। सबसे पहली बात कि लैंगिक जनन के अंदर बात करें तो अलैंगिक जनन की तुलना में सही में ये बहुत जटिल है कि, और आपका अलैंगिक जनन जो है ये बहुत ज़्यादा ही सरल होते हैं, क्योंकि शरीर एक ही बॉडी से मतलब विखंडित होके या बदल के वो जनन करने का काम करता है। बताया जाते हैं कि लैंगिक जनन जो होते हैं वो थोड़ा सा जटिल होते हैं, विस्तृत होते हैं, और लेकिन धीमी प्रक्रियाएँ होती है। यह अत्यधिक ऊर्जा व संसाधन का भी मांग करता है, लेकिन फिर भी जटिल पादप और जंतुओं ने इसी को अपनाया है। संतति परस्पर तथा अपनी जनकों के समरूप नहीं होती है, इसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। विभिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण से क्या मान लेते हैं, अनुकूलित मानते हैं और अनुकूलित भी रहते हैं। विभिन्नताओं के कारण ही जीवों के जीवन शक्ति की वृद्धि होती है, विभिन्नताओं के कारण ही जैव विकास का निर्माण होता है। लैंगिक जनन जीवधारियों के प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक होते हैं, और यही कारण है कि बड़े जीवधारी ने शारीरिक जटिलता के साथ साथ लैंगिक जनन को अपनाया है, और इस अनुकूलन अपने पर्यावरण के बताया जाता है कि अनुकूलन वो अपने आप को क्या बनाया, सामर्थ्य किया है, और उस अनुकूलन के कारण ही बताया जाता है कि जीव जो होते हैं वो इस पृथ्वी पे रह पाते हैं।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका क्या बताया जाता है कि व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं, यानी आपस में एक अंतर्बद्ध होते हैं। दोस्तों जब इसके आंसर के बारे में बात करते हो तो क्या बताया गया है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस तथा युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया होते हैं। सामान्यतः लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव द्विगुणित डिप्लॉयड होते हैं और इनमें युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है और हम इस बात को बखूबी क्लास में समझा चुके हैं। अर्थात युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड हो जाते हैं, यानी ये वाली चीज़ जो है ये आपका क्या है दोस्तों, डिप्लॉयड कहलाते हैं, यानी द्विगुणित के नाम से ये जाना जाता है। जबकि ये वाला जो है ये आपका क्या है, हैप्लॉयड के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और इसके बीच में जो विभाजन देखा जाता है वो आपका कौन सा विभाजन देखा जाता है, अर्धसूत्रण वाला विभाजन। कौन सूत्रण, अर्धसूत्रण विभाजन होते हैं। तो अब क्या बताया जाता है कि युग्मक अगुणित होते हैं, अतः युग्मक जनन यानी युग्मक बनने वाली की जो क्रियाएं होती है तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। क्योंकि अंतर संबंधित इसलिए हुए क्योंकि युग्मक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही युग्मक जनन डिप्लॉयड से क्या हुआ, हैप्लॉयड हुआ। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मन संयुग्मन करते हैं और फिर जाके वहाँ पे द्विगुणित युग्मन यानी डिप्लॉयड जायगोट बनता है। द्विगुणित युग्मनों से भ्रूणीय परिवर्तन के द्वारा नए जीव की विकास होती है और अर्धसूत्री विभाजन किसी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या लैंगिक जनन के दौरान क्या होते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं और में मदद करते हैं। और अगुणित जीवों में युग्मक निर्माण में सूत्री विभाजन द्वारा जैगोटिक अर्धसूत्री विभाजन का भी कार्य इसके अंदर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। अब बताया जाता है कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए और लिखिए कि वो अगुणित है कि द्विगुणित है। अंडाशय का अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये कायकी वाले भाग होते हैं जो कि आपका द्विगुणित होते हैं। परागकोश जो होते हैं वो आपका किसके अंदर, पुष्प के अंदर का बताया जाता है कि नर वाला भाग होता है और ये भी आपका द्विगुणित होता है। अंडा का बात करते हैं, डिंब का बात करते हैं तो ये वही ओभा होता है जो क्या अगुणित होते हैं। प्राग का नर युग्मक होता है ये भी आपका अगुणित होता है। जबकि खुद का नर युग्मक शुक्राणु का बात अगर किया जाए तो वो अगुणित होते हैं। जबकि अगर मादा का अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पे मिलता है तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है दोस्तों, युग्मनज बनते हैं, जैगोट बनते हैं। तो ये जो होगा ये दोनों क्या होते हैं, एन, तो इसके अंदर का क्या होगा 2n हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं आपके जैगोट जो होते हैं वो 2n के होते हैं। जब ब्रह्मा नंबर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए और इनके नुकसान बताइए। बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उस टाइप के जीव में होते हैं जो बताया जाते हैं पानी में रहने वाले जीव होते हैं, विकसित जीव नहीं होते हैं या उभयचर टाइप के जीव होते हैं। जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होने वाले निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। अधिकांश शैवाल, मछली, उभयचर प्राणियों में शुक्राणु यानी नर युग्मक और अंडाणु यानी मादा युग्मक के संलयन शरीर के बाहर जल में होता है और इसे हम किस निषेचन के नाम से जानते हैं, बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। जबकि आंतरिक निषेचन के अंदर का अगर बात किया जाए तो आंतरिक निषेचन के अंदर देखिए क्या होता है कि अधिकांश प्राणी जो पादप होते हैं या जंतु होते हैं वो युग्मक संलयन से निषेचन मादा के शरीर के अंदर जाके वो क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। जैसे स्तनधारी जीव, पक्षी, रेप्टाइल्स में सरीसृप और पुष्पी जो होते हैं यानी पौधे जो होते हैं वो इस टाइप के जनन करते हैं। बाह्य निषेचन की हानि देखिए क्या होते हैं कि इसके अंदर बताया जाता है कि जीवधारी जो होते हैं वो अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करता है जिससे निषेचन के अवसर जो होते हैं वो तो बढ़ जाए हैं अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम हो जाते हैं। ऊर्जा और संसाधनों का भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो होने लगता है, हर्ष होने लगता है, कमी होने लगता है क्योंकि बचने की टेंडेंसी कम होती है। इसलिए कि जो जीव होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्या करना चाहता है, जन्म देना चाहता है। दूसरा रीज़न इसका अगर हम बात करते हैं तो क्या बताया जाता है कि संतति शिकारियों के शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप इसकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है।
अर्थात संतान कम संख्या में जीवित रह पाते हैं, अर्थात निषेचन की सुनिश्चितता भी नहीं हो पाती है। जबकि तीसरा पॉइंट कि बाह्य पर्यावरण में युग्मक और निषेचन से बना युग्मनज जैगोट का माध्यम के प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे उच्च ताप, प्रतिकूल पीएच, रसायन दबाव आदि से भी प्रभावित हो जाते हैं। जबकि चौथा पॉइंट बोलते हैं तो युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है और अधिकांश युग्मक जल धारा में क्या होते हैं, व्यर्थ बह जाते हैं। तो इससे इसका बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है। जबकि अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जूस्पोर। जूस्पोर यानी अलैंगिक जल बीजाणु होते हैं तथा युग्मनज के बीच में हमें क्या बताया जाता है कि विभेदन करने का यानी अंतर स्पष्ट करने की बात करते हैं। तो हम चलिए इस दोनों के बीच में क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं। तो जब चल बीजाणु के बारे में, जूस्पोर के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि ये किसके अंदर देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन के अंदर ये देखने को मिलता है। और इसमें जो होते हैं वो जनक एक लक्षण एक जनक के ही लक्षण होते हैं दोनों। जबकि आगे इसके अंदर का बात करते हैं, दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसके अंदर चल बीजाणु समान सवाल में बनते हैं। इसका निर्माण जनन कोशिकाओं में सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तीसरा कि सीलिया तथा फ्लैजिला के कारण चल बीजाणु चल होते हैं, मोटाइल होते हैं। और चल बीजाणु प्राय जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं यानी NN होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के चल बीजाणु चल होते हैं यानी इसके अंदर जो सीलिया और फ्लैजिला होता है उसी कारण वो क्या हो पाते हैं, मोटाइल हो पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। जबकि अगर युग्मनज का बात करते हैं तो लैंगिक जनन के अंतर्गत ये होते हैं और ये दोनों जनकों के लक्षण में पाए जाते हैं। युग्मक जनन के अंदर अगर बताया जाता है क्या कि युग्मनज का जैगोट का निर्माण सभी जीवों में लैंगिक जनन के समय नर तथा मादा युग्मक के संलयन के फलस्वरूप होते हैं। और युग्मनज जो होता है इसके अंदर नॉन मोटाइल होते हैं यानी कहने का मतलब अचल होते हैं। युग्मनज यानी युग्मनज अगर बन गए तो वो आपका नॉन मोटाइल के नाम से, जबकि युग्म हमेशा क्या होते हैं, आपके डिप्लॉयड होते हैं यानी 2n में होते हैं। आगे जब अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, लास्ट क्वेश्चन शायद है कि युग्मक जनन एवं भ्रूण की उद्भव यानी उत्पत्ति के अंदर बताया जाता है गैमिट और एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है उस दोनों के बीच में डिफरेंस बताने को बताया जाता है। तो युग्मक जनन का मतलब युग्मक का बनना, गैमिट का बनना। तो नर तथा मादा के हम जानते हैं कि जनन यानी रिप्रोडक्टिव भाग होते हैं जिसके अंदर युग्मक का निर्माण होता है और दोनों युग्मक जो होता है वो आपका क्या होता है, अगुणित युग्मक होते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन के नाम से जानते हैं। यह हमेशा अगुणित होते हैं, अतः यह मिल के दुगुणित जीवों का युग्म जनन और सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। युग्मक एक कोशिकीय होते हैं। शुक्र जनन और अंड जनन ये प्रक्रिया के द्वारा युग्मक की बनने की क्रिया होती है, जो कि शुक्र जनन जो होता है वो आपका किस में, नर में बनता है, और ये जो होता है ये आपका किस में बनता है, मादा में बनता है। जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में जब बात करते हैं तो एम्ब्रियोजेनेसिस कहता है कि जैगोट से भ्रूण के विकसित होने की क्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। भ्रूण हमेशा डिप्लॉयड होता है यानी द्विगुणित होता है और इसकी वृद्धि किसके द्वारा, तो सूत्री विभाजन के द्वारा होती है यानी 2n से हमेशा बॉडी का निर्माण 2n में ही होता है। कहते हैं कि यह एक बहुकोशिकीय होते हैं। और अगला बताया जाता है कि इनमें कोशिका विभाजन के डिफ्रेंशिएशन भी शामिल होते हैं यानी कोशिका जो होते हैं वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद एक समय जब आ जाता है तो फिर उससे क्या होते हैं, विभाजित करने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हमें बताया जाता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन के बारे में जब हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। पुष्प निषेचन पश्च परिवर्तन यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावर यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद उसके अंदर क्या देखने को मिलता है वो, तो हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलवार यानी पेरिकार्प का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब ओवरी से कौन सी बनता है, फल बनता है, और इस अंडाणु से क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है। और जब इसके अंदर आगे बात करते हैं तो जैसे ही बीज का निर्माण होता है तो फूल के बाह्य दलपित यानी सेपल, दलपत्र यानी पेटल्स और पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं। युग्मनज जैगोट विभाजन और विभेदन के द्वारा भ्रूण बनने का काम होता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है, फिर उससे प्लांट का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है।
जबकि 16वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो बताया गया कि एक द्विलिंगी पुष्प क्या है। अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्प को एकत्र कीजिए और शिक्षक की सहायता से इनकी समान स्थान में व्याख्या कीजिए। द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर जब बताया जाता है कि पुष्प में नर जनन अंग पुमांग एंड्रोसियम तथा मादा जनन अंग गाइनोसियम दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प को हम द्विलिंगी कहते हैं। सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्रों में यानी समीप जो सीमा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले द्विलिंगी सरसों को हम साइंटिफिकली नाम से ब्रेसिका कैंपस सिट्रस के नाम से जानते हैं। मूली को हम रेफेनस सेटाबस के नाम से जानते हैं। मटर को हम पैसम सेटाबम के नाम से जानते हैं। सेम को हम डेलिकोकस लबलब के नाम से जानते हैं। अमलतास को हम केसिया पेट्सुला के नाम से जानते हैं। गुलहर को हम हिबिस्कस रोजा साइनोसिस के नाम से जानते हैं। जबकि 17वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 17 नंबर के क्वेश्चन बताया जाता है कि किसी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसरी और स्त्री केसर पुष्प को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधे के नाम बता सकते हैं। यानी ये कुकुरबिट जो है ये एक एकलिंगी पौधे हैं। तो क्या बताया जाता है कि जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो बताया क्या गया है कि कुकुरबिटेसी कुल के पादप अर्थात कुकुरबिटे के अंदर क्या आता है, लौकी आता है, कद्दू आता है, खीरा, ये एक वो होता है आपका फैमिली होता है कुकुरबिटेसी। इसके अंदर करेला आता है, ककड़ी आता है। कुकुरबिट पुष्प एकलिंगी होते हैं। नर पुष्प में अंडप अनुपस्थित होते हैं। मादा पुष्प में पुंकेसर स्टैमेन अनुपस्थित होते हैं। नर पुष्प पुंकेसर तथा मादा पुष्प स्त्री केसर कहलाते हैं और पौधे प्रायः उभयलिंगी श्रेणी यानी मोनोसियस होते हैं, एकलिंगी श्रेणी होते हैं। नर मादा पुष्प से एक ही पौधे में पर पाए जाते हैं। पुंकेसर सिनेड्रस अथवा प्रदर्शित करता है अर्थात सभी पुंकेसर के पुंतंतु व प्राकोष आपस में जुड़े होते हैं और जयंग त्रिअंडपी होते हैं। इसे भित्ते बीजांड के अंदर से इसका एक वो होता है सूत्र होता है फैमिली के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया। अन्य एकलिंगी श्रेणी के बारे में मक्का जिसे हम जिया मैच कहते हैं एकलिंगी है किंतु अवलिंगी श्रेणी टाइप के। पपीता कैरिका अपरैया जिसे कहते हैं कैरिका पपाया कहते हैं, ये भी एक एकलिंगी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर लास्ट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करें 18वां क्वेश्चन के बारे में तो क्या बताया गया कि अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होती है, क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। अंड प्रजक प्राणियों का जीवन सजीव प्रजक प्राणियों अर्थात शिशु को जन्म देने वाले प्राणियों की तुलना में अत्यधिक जोखिमपूर्ण होते हैं क्योंकि मछली व उभयचर प्राणी अनिषेचित अंडे देते हैं। युग्मक संलयन जल में होती है। युग्मकों को न सिर्फ परभक्षियों के शिकार होने का खतरा होता है अपितु यह प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप, प्रतिकूल पीएच, दाब, रसायन आदि से भी प्रभावित होते हैं। अनेक युग्मन तीव्रता जलधारा में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। सरीसृप व पक्षी वर्ग के जंतु निषेचित अंडे देते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से ढके होते हैं, लेकिन इन अंडों में भी विकसित हो रहे भ्रूण विपरीत पर्यावरण परिस्थितियों पर पक्षियों का आसानी से शिकार हो सकता है। सजीव प्रजक प्राणियों में निषेचन व भ्रूण का विकास मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है, अतः भ्रूण की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। साथ ही भ्रूण को मादा से पर्याप्त पोषण भी मिलता रहता है। अंडे की सुरक्षा हर समय सुनिश्चित नहीं हो सकती है क्योंकि अंड प्रजक प्राणियों को भोजन की तलाश में अंडों से काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है। इसके विपरीत सजीव प्रजक प्राणियों का भ्रूण मादा के गर्भ में पलने के कारण हर समय क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्राणी यानी जो बच्चे को जन्म देता है उसकी तुलना में अधिक जोखिम युक्त होती है। अंडे फूट फाट जाएंगे, खा भी जाएंगे, इस तरह से ऐसा होता है। इस तरह से आपका पहले जीवों के अंदर जनन वाले चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर का डिस्कस किया गया है, क्वेश्चन को बताया गया है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा एनसीईआरटी का। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। नमस्कार, थैंक यू।